फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस या आज के विश्लेषण के आज के अंक में हम 1 अक्टूबर 2023 के प्रमुख समाचार पत्रों में जो समाचार हैं या जो घटनाएं हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार उन्हें समझ सकें। आज के न्यूज़ पत्रों में अगर हम देखें तो 2-3 प्रमुख समाचार रहे हैं, वैसे तो ढेर सारे रहे हैं। उसमें एक तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेनेशन लिखा है, कुछ दिन पहले ये मामला है कि तमिलनाडु में जो है मंदिरों में जो है नियुक्ति प्रक्रिया के लिए, जैसे वहाँ पे उसको नियुक्ति जो आगम प्रथा आगम के तहत मंदिरों में होता है, आगम प्रणाली, उसमें जो है पुरोहितों के नियुक्ति के लिए एक कहा कि उसमें जो भी आगम शास्त्र का ज्ञान रखेगा उनको पुरोहित के रूप में नियुक्ति मिल सकती है। इसको लेकर जो है पुरोहित संघ ने वहाँ के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी स्टे आर्डर लगा दिया है कि इस पे अभी कुछ आगे न चला जाए, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि ये क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट के या सरकार के क्या फैसले रहे हैं, संविधान क्या रहा है, क्या इसमें मुद्दा है, क्या पक्ष है क्या विपक्ष है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो मुद्दा है वो दक्षिणी चीन सागर एशिया का विवादित क्षेत्र, ये द हिंदू में रहा है आर्टिकल। दक्षिणी चीन सागर आपने जैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र पढ़ा होगा, ये जो भी पढ़ा होगा, इस समय अगर पूरे दुनिया में भले रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा हो लेकिन उसको लेकर उतनी चिंता नहीं है, लेकिन जितना चिंता है दक्षिणी चीन सागर को लेकर। क्यों? क्योंकि वो ऐसा दिख रहा है कि एक क्षेत्र अपने बहुत स्ट्रेटेजिक महत्व का है और साथ ही में वहाँ पे जो है आपसी संघर्ष की संभावना बहुत ज़्यादा है, जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ने की संभावना है, यानी रूस यूक्रेन से ज़्यादा, और भारत में भी पड़ेगा। क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार वहाँ से दक्षिणी चीन सागर से भारत का करीब 50% व्यापार जो होता है, व्यापारिक मार्ग वहाँ से गुजरता है। और अभी अगर हम रूस के फार ईस्ट से जो है पूर्वी समुद्री गलियारा बनाने की बात कर रहे हैं तो वो भी तो उधर से ही गुजरेगा और ये संख्या और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसको समझेंगे कि क्या मामला है, क्यों विवादित है, क्या उस पर हुआ है। ठीक है, और जैसे कि आज 1 अक्टूबर का दिन है, आज चीन का नेशनल डे होता है। आज ही के दिन जो है चीन में माओ जेदांग या माओ जो फेमस हैं, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेतृत्व में चीन में पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जनतांत्रिक गणतंत्र चीन में जनतांत्रिक गणतंत्र ऑफ चीन का स्थापना किया था, यानी उनकी क्रांति समाप्त हुई थी। और आज के बाद से चीन में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो गई थी। ठीक है, तो जैसे चीन और चीन सागर बहुत ही होता है, तो देखते हैं कि चीन में आखिर जो व्यवस्था है वो कैसे डेवलप हुई, क्या हुआ, उसके पीछे क्या सिद्धांत काम करता है ना, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, जहाँ तक पहला न्यूज़ है, आप इसको अधिकारों का मुद्दा है, आपके मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिलीजियस राइट की बात की जा रही है। ये समानता का मुद्दा है, क्योंकि सभी किसी एक मंदिर से जुड़े किसी पद पे सभी लोगों की बात की जा रही है, क्योंकि अभी तक वो परंपरागत पद हुआ करता था। ये कहीं ना कहीं जो है आधुनिकता और प्राचीन मूल्यों के बीच में भी टकराहट है, जिसे आप संवैधानिक नैतिकता या धार्मिक नैतिकता के बीच के टकराहट के रूप में भी आप समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी, कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी एंड रिलीजियस मोरलिटी, या ओनली आप उसको मोरलिटी कह सकते हैं। ठीक है, उनके बीच का भी मुद्दा ये टकराव में है। मामला ये हुआ है कि तमिलनाडु की सरकार ने अभी हाल ही में ये फैसला दिया है कि कोई भी व्यक्ति तमिलनाडु का, अगर वो आगम शास्त्र की उसका एक कोर्स होता है 1 साल से ज़्यादा का, अगर वो कर लिया होता है तो वो तमिलनाडु के मंदिरों में पुरोहित के रूप में, जिन्हें वहाँ पे क्या नाम किया जाता है तमिल में मुझे नहीं पता, लेकिन पुरोहित कुल मिला के प्रेस्ट के रूप में नियुक्ति होने के अधिकारी हो जाएंगे। इसको लेके तमिलनाडु के मंदिर में जो पुजारियों का संघ है, अर्चक संघ है, हाँ अर्चक कहा जाता है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में आए कि उनका कहना है कि कहीं न ये उनके मौलिक अधिकार, जो धर्म को अपने अनुसार संचालित करने का जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 26,
उसमें या 25 उसका उल्लंघन है। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो वर्ष 2002 के या 2016 के यानी 15 में या 16 में जो निर्णय आया है इसको लेकर, उसका भी ये कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये मामला है। तो इस वजह से फिर हमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आगम निगम क्या, आगम शास्त्र क्या है। तमिलनाडु में जो ये मंदिर या पुरोहित की प्रणाली है वो कहाँ से, उसका क्या कानूनी आधार है, क्या हम जो है संविधान में के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई व्याख्या की है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यही है कि 2002 और 2016 के या 15 के मामले की वो बात कर रहे हैं, उनको हम समझेंगे। इसके विरोध के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उसको भी समझेंगे। और कहीं ना कहीं यह मामला जो धर्म निरपेक्षता जिसे सामान्य शब्दों में कहते हैं और संविधान में जो उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता के रूप में वर्णित है, सेकुलरिज्म आप इंग्लिश में कहा जाता है, उससे कहाँ कैसे संबंधित है इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि इसी सप्ताह 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के आगमिक मंदिरों में अर्चकों पुजारियों की नियुक्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह आदेश अर्चकों के एक संघ द्वारा तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति से जुड़े सुधारों को चुनौती दी, जिनमें आगम मंदिरों में अर्चकों की नियुक्ति की वंशानुगत प्रणाली को बदलने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ये 27 जुलाई 28 अगस्त का फैसला है। इसमें फैसले में ये राज्य सरकार ने कहा है कि जाति और लिंग की परवाह किए बिना आगम शास्त्र से प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए पुरोहित ग्रहण करने का मार्ग प्रशस्त किया। यानी जो देखिए कि अभी अर्चकों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों चर्चित हुआ, जो पुजारियों के समूह ने सुप्रीम कोर्ट में मामला, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि अभी इसको स्टे रखो। वो मामला क्या था? तमिलनाडु सरकार मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति में सुधार करना चाह रही है, जो परंपरागत व्यवस्था है उसके अलग हटके क्या करना चाह रही है, वंशानुगत प्रणाली को बदलना चाह रही है। उसके लिए 27 जुलाई और 28 अगस्त का आदेश है, जिसमें जाति, लिंग आदि का परवाह किए बिना जो है जो प्रशिक्षित हो, आगम शास्त्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए पुरोहिती ग्रहण करने का मार्ग प्रशस्त किया है। ठीक है, तो इसलिए ये विवादित हो जाता है। अब अगला प्रश्न जो आता है कि याचिकाकर्ता क्या कहते हैं। याचिकाकर्ता जैसे इसी में मुद्दा में याचिकाकर्ता आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकार गैर विश्वासियों को अर्चक के रूप में नियुक्त करने का गैर कानूनी प्रयास कर रही है, जो संविधान के तहत संरक्षित धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। इनका तर्क है कि राज्य सरकार ऐसे लोगों को भी इसमें नियुक्त कर सकती है जो उस धर्म के बारे में, यानी जो हिंदू धर्म के बारे में या मंदिर जो प्रथा, जिस मंदिर की पूजा पाठ हो रही है उसके बारे में उनकी आस्था न भी हो, केवल आगम शास्त्र का नॉलेज होने मात्र से वो उस विधि, उस पूजा शास्त्र की विधि के जानकार नहीं हो जाते हैं। ऐसा इन लोगों ने तर्क दिया है। इनका मानना है कि जो आगमों का ज्ञान है, आगम एक्चुअल में समझ ही लेते हैं, यहीं पे नीचे लिखा भी हुआ है, आगम निगम हमारे यहाँ कहा जाता है ना। तो आगम शास्त्र वो कर्मकांडी प्रक्रिया है, तांत्रिक प्रक्रिया है। आप उसको कर्मकांड से जोड़िए। जो रिचुअल्स हैं, जो मंदिरों में पूजा पाठ, मंदिर कैसे बनेंगे, मंदिर में मूर्तियाँ कैसी रहेगी, भगवान को कैसे भोग लगाया जाएगा, या जो भी, यानी मंदिर प्रशासन के लिए, मंदिर में व्यवस्था, प्रशासन तो नहीं कहेंगे, लेकिन मंदिर में पूजा पाठ प्रक्रिया के लिए जो मैनुअल्स होता है या जो विवरणिका होता है, उस तरह की चीज़ों को, संकलित चीज़ों को आगम शास्त्र कहते हैं। ठीक है, और निगम में उसको आमतौर पर वेद, उपनिषद ये सब आते हैं, जो कुल मिला के आध्यात्मिक पहलू को बताते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई हिंदी की दोहा है, शायद मीरा जी के लिए कही गई है या जिसके लिए कबीर दास जी के लिए, मुझे नहीं पता, जिसमें आगम निगम न जानो मोहि, यानी हम न कर्मकांड जानते हैं न अध्यात्म जानते हैं, हम तो सिर्फ भक्ति जानते हैं। तो वो दूसरी बात है। यहाँ पे ये बात है कि इनको कहना है कि जो मंदिर को आगमों का ज्ञान है, यानी मंदिर को कैसे बनाया जाएगा, मूर्ति कैसे रहेगी, उसके साथ पूजा पाठ कैसे होगा, क्या प्रक्रिया अपनाएगी, वो महत्वपूर्ण धार्मिक प्रथाएं हैं, इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जैसे सुप्रीम, ये क्यों महत्वपूर्ण धार्मिक प्रथाएं कहा जा रहा है, इम्पॉर्टेंट या फंडामेंटल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट रिलीजियस रिचुअल को छोड़ के बाकी चीज़ों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, इसलिए अब इसलिए कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण धार्मिक प्रथाएं हैं
इसके द्वारा सरकार द्वारा संचालित 1 साल के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को पूरा करके हासिल नहीं किया जा सकता है, बल्कि विद्वान गुरुओं के तहत वर्षों के कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। ये इनका तर्क है। सरकार आगम का क्यों लाया, उस पर भी अब हम आएंगे, आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको आगम शास्त्र का पाठ्यक्रम क्यों शुरू किया। अभी वो समझ में आ जाएगी कि तमिलनाडु में मंदिर में शुरुआत जो आप आंदोलन देखेंगे मामला क्या है। ठीक है, अधिवक्ता ने कहा कि 72 और 2016 के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं इसका ये उल्लंघन है। ठीक है, मेन ये देखिए कि संविधान के तहत संरक्षित धार्मिक विश्वास है, क्योंकि हो सकता है कि गैर विश्वासी जो लोग नहीं उस पूजा पद्धति में विश्वास करते हैं उनको भी इससे नियुक्त किया जा सकता है। और जो आगमों का ज्ञान है, जैसे सरकार कह रही है कि हम प्रशिक्षण दे देंगे, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चला देंगे 1-1.5 साल का, उससे आगमों का ज्ञान होने सिर्फ पाठ्यक्रम से नहीं हो जाएगा 1 साल 1.5 साल का, वो एक लंबी प्रक्रिया है। उसके लिए विद्वान गुरुओं के साथ कठोर परिश्रम और लंबे समय के बाद ही वो चीज़ें प्राप्त होती हैं, वो क्योंकि वह हमारी महत्वपूर्ण धार्मिक प्रथाएं हैं। ठीक है, तो आगम शास्त्र निश्चित रूप से हिंदू धर्म में आगम निगम 2 प्रमुख चीज़ें मानी जाती हैं। जो दृश्य पाठ है, जो उसकी कर्मकांडी पाठ है, उसका वो प्रमुख ग्रंथ है। तो इनका मानना है कि वो प्रमुख धार्मिक प्रथाएं हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, अब ये मानना है कि क्या वो 1 साल के पाठ्यक्रम के आधार पर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये अलग बात है। ठीक है, गैर विश्वासियों को यानी क्या दूसरे धर्म के लोगों को, ऐसी तो सरकार की भी योजना नहीं होगी, क्योंकि जो भी उसको करेगा निश्चित रूप से वो हिंदू धर्म के किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी लिंग का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, और इससे उसका विश्वास नहीं बदलता है, तो वो दूसरा मामला। लेकिन ये कह रहे हैं इनकी यह है कि वो गैर विश्वासी हो सकता है क्योंकि उसको आस्था न हो, वो सिर्फ पढ़ाई कर ले। ठीक है, जैसे ये और आगे जाएंगे तो ये तर्क देते हैं कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम कहें ईमानदारी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदार रहने के लिए ये नैतिक शास्त्र, जैसे नीति शास्त्र आप लोग पढ़ते हैं, वो सब चीज़ है, लेकिन वो कितना हमारे अंदर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है, एक ये प्रश्न है। तो इन लोगों का भी कहना है कि जो मंदिर में देवताओं की पूजा की जाती है वो सिर्फ प्रोसेस नहीं है, वो एक उपासना है, वो एक आस्था का विषय है, जो कि आप 1.5 साल के कोर्स के जरिए उसको आप कि आगम में कोर्स करा दें, उसमें जो प्रक्रिया है सब जान जाएं। अगर उस पुरोहित की उस मंदिर के देवता के प्रति आस्था ही नहीं रहेगी तो क्या समस्या होगा, ये इन लोगों का तर्क है। ठीक है, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है वो दूसरा बात है। अब देखिए, मंदिर में पुरोहितों को नियुक्त लेकर कानूनी स्थिति क्या है। जब 1971 में मुख्यमंत्री एम करुणानिधि बने थे, द्रविड़ आंदोलन आया था, और आपको पता होगा कि द्रविड़ आंदोलन जो है वो जो है जिसको हिंदू धर्म या सनातन धर्म की जो वह प्रणाली है उसका लेकर वो विरोधी रहा है। अभी भी देख रहे हैं कि मामला सनातन धर्म का विरोध वहीं से शुरू हो रहा है, उनके नाती द्वारा किया गया है। लेकिन उसमें ये कहा गया था कि उस मामले में कि एक द्रमुक सरकार ने मंदिरों में को सभी जातियों के लिए खोलने के लिए, सभी जातियों के लिए करुणानिधि ने, द्रमुक सरकार ने पुजारियों की वंशानुगत नियमित को समाप्त करने और सभी जातियों के व्यक्तियों को पुजारी बनाने के लिए तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मास्थ बंदोबस्ती अधिनियम लाया था, और 2006 में ये लाया था, और 2006 में तमिलनाडु सरकार ने सभी योग्य व्यक्तियों को पुजारी बनने में योग्य घोषित कर दिया था। ठीक है, 73 आया था, फिर 2006 में लाके कि सभी जो भी योग्य व्यक्ति हों वो पुजारी बन सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे रद्द कर दिया, इसी 2006 और उसके मामले को रद्द कर दिया, जिसके अभी जो वो लोग तर्क दे रहे हैं ना, जो 15-16 वाला, वही रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें आगम शास्त्रों के पालन को रेखांकित किया। उन लोगों ने कहा कि एक आगम शास्त्र है हिंदू धर्म का, बिना उसके ज्ञान हुए कोई मंदिर का पुरोहित नहीं बन सकता, क्योंकि मंदिरों के पूजा पाठ की एक विधि होती है। कोई यूं ही नहीं आके कह सकता है कि जैसे आप जैसे कहो ना, आपको डॉक्टर बनना है तो आप ये कहते नहीं हमें डॉक्टर बना दो, या आप इंजीनियर बनना है, आप वकील बनना है, आप सीए बनना है, तो कुछ न कुछ तो उस क्षेत्र की कोई विशेष नॉलेज होगी। कोई हम ही जाके ऐसे कर दें और हम कोई नहीं करें, नहीं, आपको उस चीज़ की नॉलेज लेने की ज़रूरत होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ रेखांकित किया था कि आगम शास्त्रों का पालन करना आना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए, वही व्यक्ति इसके लिए हो सकता है। लेकिन उसने ये कहा कि इस व्यवस्था में कोई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। अगर सरकार
व्यवस्था करती है कि मंदिर की पुरोहितों का मामला सभी के लिए होगा, तो इसमें कोई संवैधानिक नहीं। हाँ, ये है कि आगम शास्त्रों का ज्ञान उसको होना चाहिए। अगर वो है हिंदू कह रहा है तो वो जाना चाहता है उसको पूजा पाठ करने के लिए, तो आपको पुरोहित बनना चाहते हैं तो जो पुरोहिती का ज्ञान होना चाहिए वो आपको होना चाहिए। इसीलिए देखिए अब के मामले में आगम का पाठ्यक्रम चलाया गया है उसी फैसले के अगेंस्ट। क्यों आगम आगम कह रहे थे कि ना, क्यों आगम शास्त्र, और क्योंकि उसी के लिए पाठ्यक्रम चलाया गया है, इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, कि इसका प्रभाव कम किया जा सके, कि आगम का पाठ्यक्रम होगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक रूप से तो कोई दिक्कत नहीं किया था, वही कहा था कि जो अगर मंदिर का कोई पुरोहित बन रहा है तो उसको उसका जो हिंदू धर्म ग्रंथों की जो आगम शास्त्र है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, 2002 में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि संविधान के पहले जो भी व्यवस्था रही हो वह किसी भी गैर, जैसे जो भी उसी किसी गैर ब्राह्मणों को, है ना, जो भी प्रथा रही हो गैर ब्राह्मणों को मंदिरों में पूजा करने से नहीं रोक सकती है, अगर वे उस संदर्भ में प्रशिक्षित और योग्य हैं। शर्त यही है कि अगर मंदिर के पुजारी बनना है तो उनको उसको प्रशिक्षित और योग्य होना चाहिए, कि वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी लिंग के हो। ठीक है, तो ये सारे फैसले थे। मामला यह था कि प्रशिक्षित, मामला कहाँ के रुक रहा था, प्रशिक्षित और योग्य, जो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णयों में यह था। इसलिए सरकार ने कहा कि हम आगम शास्त्र का ट्रेनिंग देंगे और जो भी व्यक्ति आगम शास्त्र की ट्रेनिंग लेगा उसको मंदिरों में पुजारियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब ये सारे जो फैसले हैं कहीं ना कहीं इस निर्णयों में न्यायपालिका, या जो भी कह सकते हो कि सबरीमाला का मामला है, जिसमें हमेशा न्यायपालिका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ही लेती है। मैं बार बार आपसे कहा हूं कि जब मामला कहीं दो विपरीत हितों में, जैसे दो मूल अधिकारों में आ जाए, दो अधिकारों में आ जाए, तो अंततः मामला जो आके किस पे टिकता है, इथिक्स पे भी ही टिकता है, नैतिकता पे ही टिकता है। वही सर्वोच्च आधार होता है जिसके आधार पे फैसला किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पे फैसला करती है। उसमें कहीं ना कहीं समानता, मूल्य, नैतिकता, जैसे आर्टिकल 25, 26 ये जो भी है वो उसमें खुद ही कहा गया है कि आप हर धर्म को अपनी चीज़ों को मानने की है, लेकिन पब्लिक डिसेंसी, मॉरलिटी आदि, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही करने की बात होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है वहाँ पे वो नैतिकता वाला पहलू होता है कहीं ना कहीं, जो भाई अगर हर कोई विश्वास को मानता है, उस धर्म को मानता है और वो पुजारी बनना चाहता है, और पुजारी बनने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं अगर वो सीख रहा है, तो किसी धर्म, किसी जाति विशेष को करना कहीं ना कहीं वो जो समानता का सिद्धांत है उसका उल्लंघन है। ठीक है, अगर किसी दूसरे धर्म का करता है और वो हिंदू धर्म स्वीकार, अब कहता है कि नहीं हम अपने धर्म के बने रहेंगे, मेरी आस्था उस धर्म में, लेकिन मैं पूजा पाठ करूंगा, वो दूसरा मुद्दा होता है। इस तरह के मामले को जो ये लोग गैर विश्वासी, इस तरह के मामले को कभी भी सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। आप देखिए, धार्मिक परिवर्तन में, जबरन धर्म परिवर्तन के जब भी मामले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ही या कोर्ट ने लिया है कि जब तक आपकी आस्था नहीं बदलेगी तब तक आपका धर्म कैसे बदल जाएगा। ठीक है, तो आस्था जिसकी नहीं बदलेगी वो कैसे दूसरे धर्म का आ जाएगा। जब आस्था बदल गई तो उसका अपने आप धर्म बदल गया। तो वो मामला ही नहीं है। मामला यहाँ है कि हिंदू धर्म में बहुत सारे जो है वर्ग हैं, धर्म, महिला पुरुष सब हैं, तो उसमें से अंतर नहीं करना चाहिए। अगर उसमें मंदिर में पुरोहित बनने की जो प्रक्रिया है उसका उसने अध्ययन कर लिया है, उसको अब अध्ययन कैसे किया, जो उसके प्रोसेस है, अगर उसको फॉलो कर लिया है तो निश्चित रूप से वो बन सकता है, ऐसा कोर्ट का मानना है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, अब ये कोर्ट का मानना तो आधुनिकता का है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का है, लेकिन जो प्रथागत चीज़ें रहती हैं, जो परंपरागत धार्मिक नैतिकता रहती है, इसके बीच में हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन होता रहता है। ठीक है, तो इसको लेके जो पुजारी समूह हैं विभिन्न, उनका क्या मामला है? उनका मामला है कि जैसे केरल में ही कर दीजिए कि हिंदुत्व समूह से पूछा कि केवल हिंदू मंदिर ही सरकारी नियंत्रण में क्यों है, चर्च या मस्जिद क्यों नहीं? उनका ये प्रश्न है कि अगर आप राज्य, अब ये क्यों आता है अभी मैं बताता हूँ, पहले इनका सुन लेते हैं। उसी तरह से तमिलनाडु में अभी एक आंदोलन शुरू हो रहा है कि हमारे मंदिर, हिंदुओं के मंदिर हमें वापस करो, क्योंकि उन पे ज़्यादातर जो है जगहों पे सरकार का क्या रहता है, अपना ट्रस्ट बना के, सरकारी ट्रस्ट के अंदर वो मंदिरों का संचालन होता है। तो इन लोगों का यही तर्क है कि हिंदुओं के मंदिरों से जो चढ़ावा आता है वो सरकार के हिस्से में जाता है, और उसका, जबकि यही है कि धर्म के रूप में अगर कोई मंदिर हमारा होगा तो उसका जो उपयोग हम सिर्फ अपने धर्म के लोगों के लिए कर सकते हैं। ये व्यवस्था बनी हुई है, हर धर्म के लोगों के अपने अपने हैं। तो हिंदू की भाई आप ट्रस्ट में बनता है, ट्रस्ट से जो भी पैसा आता है वो सरकार के रेवेन्यू में चला जाता है, और
ऑफ कोर्स सरकार उस पर खर्च करती है ट्रस्ट पे, लेकिन जो और बचा हुआ पैसा रहता है वो सरकार कहीं भी खर्च कर सकती है, उसका विरोध होता रहा है। ठीक है, तर्क क्या देते हैं कि इसके संदर्भ में जो है फैसले के नियुक्ति के फैसले के संदर्भ में जो है तर्क जो है जो इसके विरुद्ध में देते हैं, वो कहते हैं कि वंशानुगत पदाधिकार बहस जो भी हो, ये सारी बातें इसका, अब देखो अगर हम ही से पूछोगे, आपसे पूछोगे, इतना एक तरफा एक आसान नहीं, लेकिन जैसे एक संवैधानिक नैतिकता ये कहती है ये, और एक नागरिक होने के नाते हम इसको मानने के लिए हम बाध्य हैं और उसमें कोई वो भी नहीं है, लेकिन हमें समझना भी पड़ेगा कि क्यों इसका विरोध हो रहा है, उसके लिए क्या रास्ता अपनाया जा सकता है। जैसे वो लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई जो ये चीज़ें हैं वो आस्था की चीज़ें हैं, हिंदू मंदिरों में आत्मा ऊर्जा के रूप में केंद्र माना जाता है, जो अध्यात्म और अध्यावसाय से आता है वो एक डेढ़ साल की उसकी चीज़ों के साथ नहीं आ सकता है। दूसरी बातें ये कहा जाता है कि इसमें कि जो है हमारे जो नियम हैं वो अन्य धर्मों की तरह नहीं है। जैसे अन्य धर्मों में क्या है कि जो है कोई भी जो एक प्रक्रिया है वो कोई भी कर सकता है, हिंदू धर्मों में ये कहा गया है कि नहीं, जो देवता होता है उसकी आत्मा भी होती है, उसके साथ जुड़ा होना होता है, उसके साथ जुड़ने के लिए बहुत आपको अध्यावसाय मेहनत करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। तो ये सारे तर्क दिए जाते रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि हमारे देश में एक मुद्दा ये आता है कि सरकार को क्या मंदिरों में पुजारी नियुक्ति करने के मामले में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब कोर्ट ने तो कोई इसको गलत नहीं माना मौलिक अधिकार को लेके, उसने सिर्फ बताया कि हाँ जिसको ज्ञान होना चाहिए जाना चाहिए। अब इसको हम तब भी कोर्ट के ही आधार पे तो नहीं, हम इसको समझें कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जब पंथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता क्या कहता है, राज्य किसी के धर्म के मामले में इक्विडिस्टेंस रहेगी, किसी भी धर्म के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि वो पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और उस तरह की चीज़ों को हो, यानी तटस्थता। जब धर्मनिरपेक्षता पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था ना कि तटस्थ है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए तो हम राज्य उसमें हस्तक्षेप करता है। अब धर्मनिरपेक्षता की जो व्याख्या और गहराई पे करके चलो जीएस से थोड़ा ऊपर चलो तो इसकी दो व्याख्याएं मिलती हैं कि यह धार्मिक प्रभुत्व के अगेंस्ट है। जो धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म, जो सेकुलरिज्म बात है, यहाँ हम धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं कर रहे, सेकुलरिज्म जो है धार्मिक प्रभुत्व या रिलीजियस जो डोमिनेंस है उसके अगेंस्ट एक अवधारणा होती है और उसके लिए राज्य को अधिकार देती है कि वो किसी भी तरह के धार्मिक प्रभुत्व के का वाहक न बने, और अगर कोई धार्मिक प्रभुत्व है तो उसको रोके। अब ये धार्मिक प्रभुत्व भी दो तरह का हो सकता है, विभिन्न धर्मों के मध्य, जिन्हें हम कहते हैं इंटर रिलीजियस डोमिनेंस, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, है ना। वैसे तो बौद्ध, सिख को, जैन को एक ही माना जाता है सिख को छोड़ के, लेकिन मान लिया कि चलो इतने धर्म हैं, इनके आपस में ये जैसे हिंदू, अब चलो और क्लियर कट ले लो तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इसमें से किसी एक धर्म को दूसरे धर्म पे प्रभुत्व नहीं देने दिया जा सकता है, राज्य नहीं कर सकती है, ना राज्य करने दे सकती है। यानी राज्य के लिए सभी धर्म के लोग बराबर हैं, वो सबको, ये हो गई पहला जिसको हम सामान्य तौर से देखते हैं। लेकिन भारत में दूसरे यही सेकुलरिज्म दुनिया के अनेक देशों में जो सामान्य परिभाषा के रूप में दिखाई देती है कि राज्य धर्मों के आपस में संबंध को बराबर रखेगा, सभी धर्म समान होंगे, चाहे उसको मानने वाले ज़्यादा हो कम हो, और उनके मामले में जब समान होंगे तो मामले में हस्तक्षेप क्यों करना चाहता है। भारत की धर्मनिरपेक्षता राज्य को हस्तक्षेप करने की क्यों, क्योंकि भारत की स्थिति थोड़ी दूसरी है। यहाँ पे क्या है कि अंतः धार्मिक तो जो है ही है, उससे ज़्यादा अंतरा धार्मिक या इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस भी है। ठीक है, विभिन्न जैसे धर्मों के अंदर विभिन्न जो है वर्गों, मतों, संप्रदायों के बीच में एक दूसरे को लेकर प्रभुत्व या वो सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे ही पूजा पद्धति है, इसको लेकर कुछ लोग कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। ठीक है, जो अंतराधर्मिक या धर्मों के अंदर के प्रभुत्व या असमानता है उसको दूर करने के लिए जो धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता है, भारत में राज्य को वो अधिकार देता है कि वो इसमें हस्तक्षेप कर सके। इसीलिए भारत में देखिएगा हिंदुओं के लिए सुधार लाया गया था, उसमें जो महिलाओं को अधिकार देने की बात आई है, विभिन्न इस तरह की बात की गई है।
मंदिरों आदि में जो पूजा पाठ करने से लिए रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों में भी वो बात आई है। अभी अगर सरकार ने जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए जो कानून बनाया है, तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, उसको जो अधिकार मिले हुए हैं कि धर्मों के बीच के प्रभुत्व को रोकने के लिए भी वो प्रयास करेगा, वो भी। हाँ, उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बिल्कुल रिलीजियस टाइप का मैटर हो ना, जब फंडामेंटल ऑफ रिलीजन, उसको लेकर वो कहा है। तो हमें जैसे ये पुजारी वाला मुद्दा, इसलिए कहीं भी अगर कोई राज्य किसी धर्म में मंदिर में ऐसी व्यवस्था बनाती है कि मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति की प्रणाली उस धर्म के मानने वाले सभी वर्गों लोगों को हो जाए, तो ये तो कह सकते हैं कि जिस धर्म, सभी धर्म जो है समानता की बात करते हैं, खासतौर से हिंदू धर्म तो और भी इसमें आगे है, क्योंकि वो तो कहता है कि सभी मार्ग हमारे यहाँ आते हैं। एकम सतम विप्रा बहुधा बदंती, एक ही सत्य है, अनेक लोग उसको बहुत सर्वधर्म संभाव की बात करता है। तो उसके धर्म के अंदर संभाव कैसे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसमें अगर करती है तो ठीक है, राज्य कर सकती है। बस उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो जिस पूजा पद्धति प्रक्रिया को आप अपना रहे हो उसका ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे जो मामला है, जैसे इन लोगों ने जो तर्क दे रहे हैं कि सिर्फ 1-1.5 साल के ज्ञान से क्या आप, ये इनका जो मुद्दा है उस पे आएगा, देखिएगा इसी पे फैसला होगा कि क्या 1-1.5 साल का जो आप सर्टिफिकेट या जो भी चला रहे हैं राज्य के या जिसके द्वारा आगम शास्त्र का, क्या उससे कोई मंदिर को संचालित करने की योग्यता आ सकती है, या इसमें क्या प्रक्रिया है, उसको लेकर अब उस पर फैसला होना है, ठीक है। यही मेरा राय है कि, और रही बात कि क्या होना चाहिए, तो देखिए जैसे जैसे समाज में खुलापन आता जाता है, चर्चा पर चर्चा होती जाती है, हम समाज दुनिया के एक देशों से दूसरे देशों से जुड़ने लगते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। दिक्कत वहाँ तब होती है जब जैसे कोई सरकार किसी पर्टिकुलर राजनीतिक धारा से विरोध समर्थक होती है ना, तब उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। जैसे तमिलनाडु में है, सरकार की कर रही है, लेकिन जैसे जो वहाँ के मंत्री हैं या जो अभी समर्थक हैं, वो अपना घोषित रूप से बता रहे हैं कि हम सनातन के विरोधी हैं। तो अगर आप एक तरफ विरोधी बताएंगे, जो कि कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी संज्ञान लिया है, उस पर अपनी बात करेगा। देखिए, किसी को भी किसी की भी आलोचना करने का हक है, लेकिन एक संसदीय पद, अगर आप सरकार पे एक मंत्री के रूप में आप हैं, अब यहाँ पे दूसरी बात आ जाती है कि संवैधानिक जो है एक नैतिकता में है कि आप पदी नैतिकता और व्यक्तिगत नैतिकता, तो बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे फिर वही होता है ना कि आपके अच्छे कार्यों को भी लोग गलत नज़रिए से देखने लगते हैं, ठीक है। तो इसको अब इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, चूँकि ये मुद्दा ही काफ़ी वो है, क्योंकि देखिए ये आधुनिकता और परंपरा के बीच में, इसलिए इसका सीधा समाधान तो कोई नहीं है। हाँ, समाधान तो है ही है, हमें क्या करना है, हमें तो भैया जो संविधान में लिखा है और जो उसकी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दी है, हम संविधान से अलग तो जा नहीं सकते, क्योंकि संविधान हम ही ने बनाया है। लेकिन और जो मूल्यों हैं उनकी भी हमें समझ में आना चाहिए, ताकि हम तार्किक रूप से वो बातें रख सकें, ठीक है। तो अब जो इसमें मामला ये है कि आगम का जो अध्ययन है, क्या वो 1.5 साल में हो सकता है, कोई भी कर सकता है, या उसके लिए प्रक्रिया है, आस्था है, सारी चीज़ें हैं, इस पे वो आगे मामला जाएगा, ठीक है। चीन सागर एशिया का विवादित क्षेत्र, देखिए ये पूरा सागर क्षेत्र है ना, और ये पैसिफिक प्रशांत महासागर का एक भाग है, और इंडो पैसिफिक जो एक ना डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिक्स अवधारणा जिसको हम पढ़ चुके हैं, उसका एक प्रमुख स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और कहीं ना कहीं ये इस समय पूरे दुनिया के लिए सबसे हॉट स्पॉट जो क्षेत्रों में है, जो कहीं ना कहीं अब उसके स्ट्रेटेजिक महत्व भी है, और साथ ही में वो सुरक्षा के लिए चुनौती भी उत्पन्न कर रही है, ठीक है। तो अभी मामला क्यों चर्चित में है, क्योंकि अभी जो है फिलीपींस और वियतनाम और चीन के बीच में जो है यही चीज़ है, इसमें जो है वो हो गया है फिलीपींस और चीन के बीच में, उसमें जो है एक झील है, लैगून है, उसको कुछ दिन पहले जो है चीन लोग वहाँ पे फिलीपींस की नौकाएं जाती थी, तो वहाँ पे एक जाल या लगा दिया कि नौका न जा सके करीब 300 मीटर। बाद में वहाँ के फिलीपींस के राष्ट्रपति के कहने पे वो जाल वहाँ के काट दिया गया। तो कुल मिला के ये टकराहट का मुद्दा बन गया है चीन और फिलीपींस के बीच में, ठीक है। यह दक्षिणी चीन सागर, यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है जो चीन के दक्षिण में, और इधर देखा जाए तो ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम,
ब्रुनई और हिंद महासागर और नीचे जाएंगे तो इंडोनेशिया और सिंगापुर भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक इसके स्ट्रेटेजिक महत्व की बात है, इस क्षेत्र में अगर आप देखा जाए तो दुनिया का जो भी व्यापार होता है उसका 80% सागर से होता है, उसका 2/3 हिस्सा जो है इस क्षेत्र से जाता है, और उसमें से भी कह सकते हैं कि दुनिया के पूरे व्यापार का 1/3 हिस्सा इसी दक्षिणी चीन सागर से होके जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहीं इसमें कोई भी विवाद उस 1/3 व्यापार के चीज़ों को प्रभावित करेगा। और ये सिर्फ इस क्षेत्र के देशों के हितों का ही नहीं मुद्दा है, ये पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चुनौती उत्पन्न कर देगा। क्यों? क्योंकि एक तो इस क्षेत्र के जैसे जो चीन है वो दुनिया, या ताइवान है, वो दुनिया के कई सारे देशों के सप्लाई चेन का अभी भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, अगर आप माइक्रोचिप्स की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, तो उसमें तो चीन और ताइवान की लगभग बादशाहत ही है, किसी और देश के पास नहीं है। उसके विकल्प के रूप में लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक भारत के संदर्भ में है, भारत विदेश मंत्रालय का कहना है कि जो भारत का लगभग 50% व्यापार इसी दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है, और भारत ने इन क्षेत्र जैसे फिलीपींस और इस तरह के क्षेत्र में इन क्षेत्र के कई सारे देशों के साथ संबंध है। और यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए हमारा OBL है, वहाँ पे ONGC विदेश लिमिटेड या OBL, उसने वहाँ पे कई सारे उत्खनन कार्य ज्वाइंटली शुरू किए हैं। तो हमें उसकी भी सुरक्षा हमारे लिए स्ट्रेटेजिक महत्व की है। ठीक है, अब इसका जो विवाद के लिए क्या क्या किया गया, कैसे कैसे हुआ, वो अभी देख लेंगे। लेकिन जिसकी शुरुआत जब जैसे ही चीन में कम्युनिस्ट शासन आया था उसके बाद से ही शुरू हो गया था। लेकिन इसमें जो ज़्यादा जंप देखने को मिला वह देखने को मिला 2012 के बाद, क्योंकि 1990 से लेके 2010 तक या 2005, 7, 8 तक चीन ने बहुत तेज़ी से अपना आर्थिक विकास किया और वो बहुत बड़ी शक्ति बन गई। ऐसे में फिर आए शी जिनपिंग 2012 के बाद, और उन्होंने अपने को खुल के एक्टिव रोल में लाया और उसके आस पास के देशों पे यूनिलेटरली, जैसे इसमें 9 डैश लाइन करके ये पूरे दक्षिणी चीन सागर को अपना बताने लगते हैं। ठीक है, इसके लेकर जो है मामला भी जाता है, जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र सागरीय, और उसके लिए अनक्लास बोलते हैं, UN क्लास, उसमें मामला जाता है आर्बिट्रेशन में। चीन के खिलाफ फैसला आता है, चीन उसको मानता नहीं है, एक श्वेत पत्र जारी करके पूरे क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, इसलिए देखिए अभी जब इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ सम्मेलन हो रहा, कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उसमें भी ये बात की जा रही थी कि ये क्षेत्र खुला होना चाहिए, यानी ये पूरा सागर इंडो पैसिफिक क्षेत्र खुला होना चाहिए। जब कोई देश इस पर अपना पूरा अधिकार कर लेगा तो उसमें दूसरे देशों के लिए नहीं होगी, क्योंकि देखिए इसमें सारे देशों की आपस में चीज़ें हैं, इसमें कई सारे द्वीप हैं, उसके लेकर विवाद है। और जो अनक्लॉज कहता है वो ये कहता है, उसमें जो निर्धारित है कि समुद्री सीमा का, उसमें है कि हर देश की 12 मील तक उसकी खुद की सीमा होगी और 200 मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। तो ये सारी कहानी उसी को लेकर है कि किसी द्वीप पर अपना अधिकार कर लेंगे, किसी कुछ पे कर लेंगे ताकि हमारी सीमाएं बढ़ जाए, समुद्री सीमाएं, और नहीं कुछ तो चीन तो आर्टिफिशियल द्वीप ही बना रहा है ताकि वो अपनी सीमाओं का विस्तार कर सके। ठीक है, ये मुद्दा है और निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है अगर इस तरह की चीज़ें हो ही रही हैं। और कहीं ना कहीं ये जब जो रूस यूक्रेन युद्ध वर्तमान में हो रहा है, इसने जितना दुनिया में उथल पुथल मचाया है उससे कई गुना ज़्यादा इस क्षेत्र में अगर कोई युद्ध या टकराव होता है तो बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे शुरू करते हैं, मुद्दा क्या है? मुद्दा बता ही दिया कि एक लैगून है जिसमें चीन फिलीपींस के बीच में विवाद हुआ है, और फिलीपींस, चीन ने क्या किया था कि वहाँ पे तार डाल दिया था, कि वो अंदर वायर डाल दिया था जाल टाइप का कि उसमें न जा सके, तो फिलीपींस ने उस जाल को काट दिया, चीन ने धमकी दी और ये धमकी और वो चलती रहती है चीज़ों में। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर क्या है? यह पश्चिमी प्रशांत महासागर से सटा हुआ एक रणनीतिक जल निकाय है, स्ट्रेटेजिक वाटर बॉडीज है। इसके उत्तर में चीन है और ताइवान स्थित हैं। ये पश्चिम में इंडो चीन प्रायद्वीप है जिसमें वियतनामी तट, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर शामिल है। इंडोनेशिया और ब्रुनई भी दक्षिणी भागों में खुलते हैं। और इसके पूर्व में फिलीपींस है जो अपने तट से पानी को पश्चिमी फिलीपींस सागर के रूप में संदर्भित करता है। वो दक्षिणी चीन सागर बोलता ही नहीं, वो कहता है वो तो पश्चिमी फिलीपींस सागर है। ठीक है, अपने जो आसपास के क्षेत्र हैं। तो ये दक्षिणी चीन सागर है। इसके जहाँ तक हम महत्व की बात करें तो
सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ एक संस्था है, उसका कहा कि 2016 में दक्षिणी चीन सागर से 3.37 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। यानी इतना व्यापार हुआ था जितना भारत की जीडीपी है आज के समय में, ठीक है। और आज भारत दुनिया का 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। उतना व्यापार इस दक्षिणी चीन सागर से 2016 में ही हो गया था। सोचिए आज की क्या स्थिति होगी, आज के मूल्यों पर उसका क्या मूल्य होगा, ठीक है। अंकटाड के हवाले से बताती है कि कुल मात्रा का 60% जो व्यापार होता है वो एशिया से होकर होता है। उसमें से भी जो दक्षिणी चीन सागर है वो वैश्विक शिपिंग अनुमानित 1/3 हिस्सा वहन करता है। यानी दक्षिणी चीन सागर से जो भी समुद्र का जो भी व्यापार होता है समुद्री मार्गों के द्वारा, उसका 1/3 हिस्सा इससे होता है। और ऐसे में अगर इससे कुछ भी प्रभाव, इस पर कोई भी प्रभाव करेगा तो दुनिया की दूसरी व्यापार में बाधान होगा, तो निश्चित रूप से प्रभावित दुनिया की दूसरे से बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को सबसे बड़े प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन का तो लगभग 80% व्यापार यही से होके गुजरता है, ठीक है। लेकिन चीन और उस क्षेत्र की जो चीज़ें हैं और उस क्षेत्र के देशों के साथ जो संबंध है, चीन यूनिलैटरली या अपने एक तरफा रूप से उसने उस क्षेत्र पे दावा कर दिया है। तो पहले देखते हैं कि इसके लिए क्या, इस क्षेत्र में शांति बनाने के लिए विवाद क्या है। और विवाद के पीछे की जो वजह है उसमें ये है कि यहाँ पे जो सागर है, जो आपका द्वीप है, जैसे अब वो एक अनक्लॉज समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अनक्लॉज होता है। उसमें ये कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य अपने जो सीमा है, प्रादेशिक समुद्री सीमा, उससे 12 समुद्री मील तक अपना उनका समुद्री सीमा होगा और 200 मील तक जो है वो विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा। और उसमें जैसे द्वीप उप का भी महत्व हो है। जैसे आप देखिए कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हमारे समुद्री सीमा को बहुत ज़्यादा स्तर तक बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे प्रादेशिक उसमें आ जाता है। तो इसी तरह के इस क्षेत्र में जो ढेर सारे द्वीप हैं, लोग जो कई द्वीप हैं, उस द्वीप में भले कुछ न हो, लेकिन उससे क्या होता है, उस पर अगर कर लेंगे तो उसके आसपास के क्षेत्र पे उनका आधिपत्य, वो उस पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, ढेर सारे 70 विवादित द्वीप और टापू हैं जिसको लेकर वो किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान ने लगभग 90 से अधिक चौकियां बना रखी हैं, समुद्री चौकियां बना रखी हैं इन 70 से अधिक विवादित द्वीपों पर। और यह मामला जब से चीन ने अपना एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है, पुनर्ग्रहण के कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को रिगेन करेंगे, तब से यह मामला और ज़्यादा विवादित हो गया है, ठीक है। कूटनीति और मध्यस्थता की चुनौती। देखिए, कूटनीति के स्तर पर इस क्षेत्र में समझौते के प्रयास हुए हैं। जहाँ तक आसियान देशों की बात है, वो आपस में उन लोग, चूँकि छोटे छोटे देश हैं, उन लोगों ने एक फैसला कर रखा है कि वो चीन के साथ, चीन चूँकि बहुत बड़ा देश है, चीन के साथ अगर कोई भी बात करेंगे तो वो सामूहिकता के रूप में बात करेंगे। लेकिन और उनके आपस की जो आंतरिक कलह है, भले वो एक समूह के रूप में काफ़ी तरक्की करें, लेकिन उनके आपस के बीच में जो राजनीति है उसके कारण उनके अंदर वो सामूहिकता की भावना आने में अभी दिक्कत होती है। उसकी वजह से ये इन दोनों के बीच अभी कोई बहुत कह सकते हैं कि एक जो चल रहा था कि दक्षिणी चीन सागर के प्रबंधन के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता आएगा, वो नहीं लिया गया। 2002 में प्रयास किया गया था, इन विदेश मंत्रियों ने किया था और ये बात कही थी कि दक्षिणी चीन सागर का प्रबंधन यूएन क्लॉज के जो सीमाएं हैं उसके अनुसार ही किया जाएगा। हालांकि चीन ने एक तरफा रूप से उसको मानने से इनकार कर दिया और इन देशों ने 2013 में जो है अनक्लॉज के कार्यालय में चीन के खिलाफ जो है आर्बिट्रेशन यानी विवाद दायर किया था। उसमें चीन एक तरफा कार्रवाई बता के शामिल नहीं हुआ और 2016 में उस मध्यस्थता न्यायालय ने इसमें चीन के खिलाफ फैसला दिया था। और जो 9 डैश लाइन जिसको चीन कहता है कि नहीं वो हमारा पूरा क्षेत्र है, अभी नक्शा जो दिखाया था तो भारत का जो कहते हैं अक्साई चीन और वो दिखा दिया था आपको अरुणाचल प्रदेश पूरा क्षेत्र, और उधर 9 डैश लाइन को भी अपने में हमेशा दिखाता रहा है, समय समय पर दिखाता रहता है अपने मैप में। उसका लेकर जो है फिलीपींस ने विरोध किया था, मलेशिया ने भी विरोध किया था और भी देशों ने जो है विरोध किया था कि नहीं ये आपका। तो वो मामला कहीं ना कहीं जो आर्बिट्रेशन फैसला आया था अनक्लॉज का, वो ये कहता है संयुक्त राष्ट्र की संस्था का कि नहीं ये चीन का जो है क्या है, एक तरफा गलत कार्रवाई है, ठीक है।
चीन हालांकि उसको मानता नहीं है, पहले भी नहीं मान रहा था, उसको नहीं माना, और उसने एक अपना श्वेत पत्र जो है क्या कर दिया, एक अपना श्वेत पत्र जारी करके उसने कहा कि इस पूरे दक्षिणी चीन सागर पे वो अपनी संप्रभुता का दावा करता है और उसके लिए तर्क देता है कि ऐतिहासिक प्रमाण है हमारे पास, और इतिहास और कानून के ठोस के रूप में वो बात करता है। कहीं ना कहीं वो टकराव वाला रास्ता अपना रहा है, कूटनीतिक और मध्यस्थता से दूर जा रहा है, और ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। संभावित दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? अब देखिए, जैसे अगर किसी क्षेत्र विशेष से आप मान सकते हैं कि पूरे दुनिया का 1/3 व्यापार गुजरता हो, एशिया का 60% व्यापार गुजरता हो, तो निश्चित रूप से, और वो देश जैसे अमेरिका जैसे चीन जैसे देश हों जिनके जो कई सारे देशों के लिए सप्लाई चेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो, कई सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था के लिए जो क्रिटिकल चीज़ें हैं वो वहाँ पे उत्पादित की जाती हो, ऐसे में अगर वो क्षेत्र ही विवादित हो जाता है तो अर्थव्यवस्था पे उसका जो दुष्प्रभाव होगा कितना भयानक होगा, इसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। जहाँ तक भारत के संदर्भ में है, इसके दिक्कत होने के कारण भारत का कम से कम 50 से 55% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। इसलिए भारत चिंतित रहता है, और उस क्षेत्र में भारत की भी हित हैं। एक तो व्यापार रास्ता होता है, हम रूस के साथ आगे जो है व्यापार करने की बात कर रहे हैं, उसको भी देखकर हमें वो है जो पूर्वी सागर कॉरिडोर बना रहे हैं, ईस्टर्न सी कॉरिडोर जो व्लादिवोस्टोक से चेन्नई के बीच में बनने वाला है, प्लान है, ठीक है, वो तो है ही है। साथ ही में उस जो फिलीपींस या इस तरह के कई सारे देशों के जो वहाँ पे जो है हम अपने जो है प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के उत्खनन के लिए हमने समझौते रखे हैं। हमारे वहाँ पे आर्थिक हित हैं, इसलिए हमारे वहाँ पे स्ट्रेटेजिक हित है। और भारत कहीं ना कहीं उन देश के, जैसे फिलीपींस को उसने ब्रह्मोस मिसाइल दी है, वियतनाम को उसने जो है एक कवरेटी दी है, इस तरह से करके भारत भी अपनी वहाँ उपस्थिति दर्ज कराता रहता है। और पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, जो इंडो पैसिफिक देशों का जो उसमें क्षेत्र है, ऑफकोर्स उसके जोग्राफिकली देखो तो चाइना भी शामिल है, लेकिन जो भारत और अमेरिका का ग्रुप है वो लोग ये मान रहे हैं कि दक्षिणी चीन सागर खुला रहे ताकि सभी देशों का इस पे समान रूप से आवागमन बनता रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्षेत्र, वो समुद्री सागर वर्तमान में और 21वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लाइन है, ठीक है। तो इसलिए इसका वो देखा जा सकता है। अब आज का दिन जो है 1 अक्टूबर 1949 है, तो थोड़ा सा चीन का अब इतना पढ़ ही रहे हैं, तो चीन में आखिर जो वर्तमान शासन व्यवस्था है वो मतलब क्यों आई, कैसे आई, क्या आया, एक इतिहास का चीज़ है, इसमें लिखा हुआ है, हम उसको बताते चलते हैं कि साम्यवाद वहाँ क्यों अपनाया गया, उसने साम्यवाद के लिए गुरिल्ला तकनीक अपनाई, उसमें क्या हुआ, तो आपको वर्तमान चीन को ना समझने में थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे हमारे यहाँ देश संविधान से चलता, वहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसी का ही पूरा वही सरकार है, वही सेना है, ठीक है। सेना, सरकार, सब कुछ का आधारभूत क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो 1921 से बनी थी और माओ के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 से चीन के जो वर्तमान चीन है, जिसे हम जनतांत्रिक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, उसका अस्तित्व हुआ। और वहाँ से आज जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, स्ट्रेटेजिक पावर है, और उसके कहीं ना कहीं जो भी वैश्विक राजनीति होती है उसके इर्द गिर्द ही घूमती है, तो उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ से तुंग के अध्यक्षता में आधुनिक राज्य की स्थापना की, जो आज का चीन है, इसलिए वो अपना नेशनल डे मना रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है। प्रश्न है कि साम्यवाद को क्यों अपनाया गया, क्योंकि देखिए जब उस समय 47, 48, 49 यानी वर्ष 2020 के बाद का दौर देख लीजिए, क्योंकि 17 में रूस की क्रांति हो चुकी थी, या वर्ल्ड वार के समय के बाद जो बहुत सारे देश आज़ाद हो रहे थे, उनके सामने विकल्प ही क्या था कि या तो वह, अब हालांकि उनके पास विकल्प था कि वो कोई भी प्रणाली अपना सके, और ज़्यादातर जो देश आज़ाद हो रहे थे वो
ब्रिटेन के शासन प्रणाली में, जहाँ पे कह सकते हो कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या इस तरह की बातें कर रहे थे, उससे आज़ाद हो रहे थे। और दो ही सामने दिख रही थी, या तो लोकतंत्र था या तो साम्यवाद था। लोकतंत्र के प्रणेता जो है अमेरिका था और उसकी जो शक्तियाँ सहयोगी देश थे, जिसमें ऑफकोर्स ब्रिटेन भी था, और साम्यवाद का रूस था, जो कहीं ना कहीं जो समाज के दबे कुचले वर्गों का करके वो आम लोगों की क्रांति की बात करता था। तो जो देश अभी जल्दी से जल्दी आज़ाद हुए हैं ब्रिटेन से, और कहीं ना कहीं उस लोकतांत्रिक शासन की विभीषिका को झेले हैं, देखें कि लोकतंत्र के नाम पे भी क्या हो सकता है, और उस चूँकि जहाँ पे भी औपनिवेशिक शासन हुआ उसने लूट खसोट किया था, तो कहीं ना कहीं वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति बिल्कुल पतन के कगार पे थी। ऐसे में इन देशों में ना साम्यवाद के प्रति झुकाव हुआ। हालांकि विश्व युद्ध के बाद या उसके पहले ही अमेरिका ने बात समझा और बहुत सारे देशों को के लिए अपने पक्ष में करके सहयोग में लाने की कोशिश किया, लेकिन चीन की स्थिति दूसरी थी। चीन चूँकि पहले भी इस तरह की चीज़ों से उसमें शुरुआत आ गई थी। कैसे आ गई थी वो हम आपको बता रहे हैं। वो हुआ कि चीन को साम्यवाद के मार्ग पर चलने के लिए क्या प्रेरित किया। देखिए उसकी आंतरिक समस्याएं। चीन 17वीं सदी में के पहले तक उन्होंने कई सारे राजे रजवाड़ों का अपना शासन था, पहले ही पता है। 17वीं सदी में वहाँ पे एक क्वीन वंश QUIN क्वीन राजवंश आया है, जिसने वहाँ पे एक स्थायित्व स्थापित किया, अच्छा शासन किया। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वो क्वीन या कीन राजवंश के खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गया। इसका नेतृत्व करते हैं जो है एक शुन युत सेन। लेकिन उसमें जो परिस्थितियाँ हुई, एक विदेशी उपस्थिति भी थी ब्रिटेन, और उसमें जो चीन, उसमें जो है कई सारी चीज़ें थी। उसी समय एक विदेशी प्रतिक्रिया और क्वीन वंश के जो है इसको लेके एक किसान विद्रोह हुआ था। मतलब किसानों के कुछ फाइटर्स, जिसको बॉक्सर विद्रोह बोलते हैं, जिसमें मार्शल आर्ट वाले थे ना, मूवी में देखते रहते हैं, उस तरह से हुआ था। तो ये सारी चीज़ें उसके काम में आई, मतलब वो किया। और एक नेता थे सुन यात सेन, उन्होंने ही इसके लिए क्वीन राजवंश के शासन के खिलाफ उन्होंने बात उठाई, और इसलिए उन्हें राजशाही के विरोधी उन्होंने संगठन बनाया, जिसका नाम रखा गया था, ये संगठन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये संगठन बना था कुओमिंतांग या नेशनल पार्टी बनाई थी ये सुन यात सेन ने। नाम थोड़ा सा चीन का अजीब होता है, इसीलिए इन्हें आधुनिक चीन का जनक कहा जाता है। और इन्होंने ही आधुनिक राष्ट्र के लिए 3 सिद्धांत दिए थे: राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म, लोकतंत्र और समाजवाद। ये 3 बातें इन्होंने कही थी। लेकिन फिर वहाँ के गवर्नर से साथ वो हुआ और ये विदेश चले गए। ये अमेरिका गए, वहाँ से मदद मांगी, इनको नहीं मिली। जापान गए, वहाँ से मदद नहीं मिली। फिर ये रूस में गए, वहाँ से इनको मदद मिली। तो कहीं ना कहीं इनका झुकाव जो है, सुन यात सेन का झुकाव साम्यवाद के तरफ हो गया था। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट कैसे अलग हुए, ये बनती है, आंदोलन होता है। 1921 में चीन कम्युनिस्ट पार्टी गठित हो जाती है। ठीक है, उसमें माओ और लोग भी रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उनको लगता है वो साम्यवाद से प्रभावित थी। और इसमें योगदान करने वाले में कामन है CPC को, कॉमिंटर्न या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ये रूस के नेतृत्व में, रूस के निर्देशन में जो है सोवियत संघ के वाला एक संगठन है, जो विभिन्न देशों में साम्यवाद के लिए प्रसार के लिए मदद करने के लिए जाती है। उसके नेतृत्व में ये किया जाता है 1921 में। और देखिए शुरू में 50 सदस्य थे, 1925 में इसमें 1500 सदस्य थे, जबकि जो नेशनल पार्टी है या कुओमिंतांग है उसके 50,000 सदस्य थे, जो सुनयुन का। ठीक है, होता क्या है कि 25 के बाद ही उसमें फिर आपस में उन लोगों में समझौता हो जाता है, क्योंकि जापान का आक्रमण जो है शुरू होने लगता है। ठीक है, जापान की वहाँ पे सत्ता स्थापित हो जाती है, तो कॉमन एनिमी दिखाई देता है, तो ये लोग दोनों एक हो जाते हैं, सत्ता होती है, सब कुछ होता है, और इनकी सरकार बन जाती है। 1925 में कुओमिंतांग ने सोवियत और CPC के समर्थन से 1925 में सरकार बनाई। लेकिन उसी वर्ष जो है ये जो सुन युत सेन है, जिनका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इसमें जो है इनकी नेशनलिस्ट पार्टी जो होती विभाजन हो जाता है। एक गुट का नेतृत्व यानी दक्षिणपंथी गुट का नेतृत्व करते हैं चियांग काई शेक, और जो दूसरा गुट का नेतृत्व वही माओ करते हैं। लेकिन और चियांग साई के चूँकि राष्ट्रवादी कहते हैं, दक्षिणपंथी यानी नेशनलिस्ट वाला रहते हैं, जो अब अभी आगे जाएंगे तो समझ जाएंगे कि जो आज ताइवान है उसकी बात हो रही है।
यह उसके विरुद्ध में यानी कम्युनिस्ट पार्टी पर ये दबाव बनाना शुरू करते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ से माओ ने अपने जो, चूँकि वो प्रभावित था मार्क्स से, सोवियत संघ से, लेकिन उसको लगता था कि वो चीन में, जैसे कि जो मार्क्स था वो कहते थे कि जो जहाँ पे औद्योगिकरण है वहाँ पे क्रांति हो सकती है। माओ ने कहा कि नहीं, हम ये क्रांति कृषकों के और जो छोटे मध्यम वर्ग हैं उनके साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। और इस वजह से जो है माओ वहाँ से एक अपनी यात्रा शुरू करती है, 10,000 किलोमीटर की यात्रा के नाम से फेमस है वो काफ़ी, और उसमें काफ़ी लोग होते हैं। वो धीरे धीरे जाता है, संगठन बढ़ाता जाता है। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली 3 चरण वाला है, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। यात्रा करता है और वहाँ पे उनकी सरकार दबाव होती है, तो वो एकदम इंटीरियर क्षेत्र में, यानी दक्षिण पश्चिम से इधर दक्षिण पूर्व से या पश्चिम की तरफ चलने शुरू हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को अपने इकट्ठा करने जाता है। उसी दौरान जो है फिर जो है जापान जो है युद्ध कर देता है। 30 के दशक में जापानी सेना चीन पे आक्रमण कर देती है। फिर जो है दोनों धड़ा अलग अलग होता है, वो दोनों सहयोग कर लेते हैं, लेकिन वो सहयोग दिल का नहीं होता है, ठीक है। जो माओ और काई शेंग विरोध था, माओ ने अपने गुरिल्ला रणनीति के तहत जो राष्ट्रवादी सरकार है उसको समर्थन देता है, उसके साथ वो युद्ध करता है। चूँकि जापानी सेना घुसती चली जाती है एकदम गहराई तक, फिर वो दोनों साथ होते हैं, युद्ध करते जाता है, अपनी सेना बढ़ाता जाता है माओ, और वो अपनी लाल सेना या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो सिपाही, जिसको आज पीपुल आर्मी बोलते हैं, इसके गठन करता जाता है। काफ़ी बड़ी 20 लाख की संख्या इकट्ठा कर लेता है। फिर इन लोगों ने मिलके जापान को चीन से बाहर कर देते हैं। जब जापान चला जाता है, फिर माओ कहता है कि अब काई शेक को भी कहता है कि अब वहाँ पे वो क्रांति की बात करता है। हालांकि जो काई शेक थे उनके पास जो, यानी कहते हैं राष्ट्रवादी सरकारें जो थी, उनके पास पर्याप्त संसाधन था, फोर्स थे, मिलिट्री थी, सब कुछ था। लेकिन माओ की एक नीति है जो गुरिल्ला नीति है कि एक आदमी के साथ 10 आदमी करो, सामना खड़ा कर दो, हथियारों की जगह ढेर संख्या इकट्ठा करके, और इस तरह से करते करते वो उनको भगा देता है, खदेड़ देता है। माओ बाहर मेनलैंड से बाहर चला जाते हैं और वो ताइवान वाला जो द्वीप है वहाँ पे जाके वो सत्ता में आ जाते हैं। 1975 तक काई शेक रहते हैं और वो खुद को असली चीन कहते हैं, ठीक है। ताइवान जो है, जो आज है, जिसको हम ताइवान कहते हैं, वो वही वो अपने को खुद के चीन कहते हैं। अब वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, लोकतांत्रिक चीन गणराज्य चीन का नाम से सरकार चलाते हैं। और जो यहाँ पे रहता है वह पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना या कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो है, चीन कम्युनिस्ट सरकार, वो अभी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये माओ की पूरी यात्रा चलती है। उसमें ये मेन ये रहता है कि अपने एम्बिशंस को रखो और कभी हार न मानो और लगातार अनवरत प्रयास करते रहो। जैसे जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा ये लोग किए थे ना, इसमें बहुत सारे हजारों लाखों लोग मरे थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये माओ प्रयास करते रहे, लोगों में अपनी बात करते रहे, ठीक है। तो ये एक लंबे प्रोटेक्टेड वार की बात होती है, जिसमें दीर्घकालीन युद्ध की बात होती है। इसलिए चीन को लेकर ये बात कही जाती है कि वो जो इस तरह की चीज़ें कर रहा, अपनी मांग करता रहेगा, वो लंबे समय में उसने देखा है। हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी क्या होती है, क्या चीज़ें होती है, ज़्यादातर जगह तो वो उसके सिद्धांत फेल ही हो रहे हैं। और लेकिन जो उसकी नीतियां हैं ना, वो उस कम्युनिस्ट जो माओ की नीतियां हैं उसके तहत कहीं न प्रेरित है कि जो धीरे धीरे करके अपने आप को विस्तारित करते रहो, वो वाली सोच है, जिसके कारण वो भारत के साथ, जिसके कारण वो दक्षिणी चीन सागर के साथ या अपने किसी भी सहयोगी देशों के साथ, जिससे रूस के साथ इतना बढ़िया संबंध है, उसने जो नक्शा पात किया जिससे 15 साल पहले रूस के साथ उसने समझौता कर लिया, उस पर भी अपना कब्जा कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो उनकी सोच है उसके कारण है। आज उनका दिन है, इसलिए हमने कहा बता देते हैं। चलिए, आज का जो है क्लास समाप्त होता है। नमस्कार।